राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 6.75 करोड़ के मीडिया सेंटर का किया शिलान्यास। कुमाऊं के पत्रकारों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर की बैठक। एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील। बीजापुर अतिथि गृह में ली समीक्षा बैठक। राज्य में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं। फॉरेस्ट फायर सीजन में 300 से अधिक घटनाएं। 15 फरवरी से अब तक हो चुकी हैं 309 घटनाएं। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री पहुंचा पारा। राज्य के 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। चलिए अब बात करते हैं देवभूमि की, जहां सबसे पहले खबर दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड सेरेमनी। राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मौजूद रहे। राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया। इस दौरान इस सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। तमाम मेहमान इस सेरेमनी में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी के साथ आज एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हल्द्वानी से सामने आई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी। अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। यह भवन लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक परिसर में बनाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नया मीडिया सेंटर बनने से कुमाऊं मंडल के पत्रकारों को आधुनिक संसाधनों के साथ काम करने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के विशेष प्रयासों से यह महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पर उतर रही है। मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए आधुनिक कार्यालय, बैठक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं सबसे पहले तो आज बहुप्रतीक्षित, जो लंबे समय से हल्द्वानी, क्या मैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो एक मीडिया सेंटर यहाँ पर खुलना चाहिए, ऐसा हम सबकी सोच थी, सबकी जरूरत थी। तो आज मीडिया सेंटर का विधिवत रूप से यहाँ पर शिलान्यास हो गया है और केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ है, इसका प्रावधान हमने इस साल के जो हमारा आम बजट था, उस बजट में मैंने स्वयं जो कि बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया था कि मीडिया सेंटर हल्द्वानी में इस बार उसका शिलान्यास करके उसके काम। लंबे समय से आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पर हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर होना चाहिए
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया था कि भूमि का हस्तांतरण करा करके और इसी बजट में इसकी धनराशि की व्यवस्था कराएं। और हम लोगों ने जो अभी मार्च में हमारा बजट सैंक्शन हुआ है उसमें 6,75,00,000 रुपए इस मीडिया सेंटर के लिए स्वीकृत हुए हैं। और पेयजल निर्माण निगम इसमें कार्यदायी संस्था है। अभी स्टील्ट के साथ इसमें 4 मंजिल स्वीकृत हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देशित किया है कि इसमें 2 मंजिल और बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पंचायत और निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गांवों में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और राज्य की तकरीबन 2,65,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर इतिहास रच चुकी हैं। सीएम धामी ने बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए एम्स सैटेलाइट सेंटर, हवाई अड्डे और जमरानी बांध जैसी बड़ी योजनाओं की प्रगति साझा की। इसी के साथ ही उन्होंने कड़े फैसलों पर जोर देते हुए बताया कि राज्य में 12,000 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और दंगारोधी कानून लागू किया गया है और सड़कों पर नमाज व अवैध मदरसों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। तो खटीमा में सीएम धामी थे और विकसित गांवों से ही बनेगा विकसित भारत। उन्होंने गांवों को और विकास की तरफ ले जाने और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यहां पर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा, हजारों युवाओं को हमारी सरकार में नौकरी मिली। खटीमा में सीएम धामी का जनप्रतिनिधियों से संवाद यहां पर चल रहा था और उन्होंने कहा, विकसित गांवों से ही विकसित भारत बनेगा और 2,65,000 बहनें लखपति बनी है, यानी लखपति दीदी योजना के तहत। यहां तमाम कार्यकर्ता, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उत्तराखंड में आज सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर सरकार की नीयत को स्पष्ट किया और कहा, हमारी सरकार में युवाओं का ध्यान रखा जा रहा, उन्हें नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने विकास का जिक्र करते हुए एम्स सैटेलाइट सेंटर, हवाई अड्डे और जमरानी बांध जैसी योजनाओं को गिनाया। चलिए अब आपको खबर खटीमा से दे देते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दौरान युवाओं, शिक्षा और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 89 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसके तहत उन्होंने 55 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक दीदी की लाइब्रेरी, तकरीबन 7.5 लाख से सुधारे गए व्यायामशाला भवन और 26,50,000 की लागत से बने विकासखंड सभागार का लोकार्पण किया। इस नई लाइब्रेरी की खास बात यह रही कि इसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण और उनकी आय को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि यह आधुनिक लाइब्रेरी गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक शांत और बेहतरीन माहौल देगी, जबकि आधुनिक व्यायामशाला युवाओं को नशे से दूर रखकर फिटनेस और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। खटीमा में सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी। आज अपने खटीमा दौरे पर थे। 89 लाख के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। खटीमा में खुली दीदी की लाइब्रेरी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसकी कमान संभालेंगी और उनका कहना कि सरकार का उद्देश्य हर महिला आत्मनिर्भर हो। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और स्वामी विवेकानंद प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता रहा है और वो शांति और ज्ञान की खोज में कई बार अल्मोड़ा, चंपावत के मायावती आश्रम आए थे। उन्होंने विवेकानंद जी को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताते हुए छात्रों से उनके विचारों को जीवन में उतारने की अपील की। कार्यक्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयांश ने भी शिरकत की और विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो कैबिनेट मंत्री ने किया मूर्ति का लोकार्पण
और देवभूमि में से स्वामी विवेकानंद का अटूट नाता। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्रोत हैं, जोशी ने कहा। गणेश जोशी ने यहाँ पर महिलाओं के बारे में भी तमाम बातें कही और कहा स्वामी विवेकानंद की से उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताते हुए छात्रों से उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की भी अपील की। वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बिना सूचना के रातों रात बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा तेल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामानों पर पड़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने की जो आशंका राहुल गांधी ने जताई थी वो अब सच साबित हो गई है। पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन बढ़ती कीमतों पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। तो बढ़ती तेल कीमतों पर कांग्रेस का बड़ा हमला। बिना सूचना तेल के दाम बढ़ाने का उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में 4 से 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन सरकार का इन बढ़ती कीमतों पर कोई ध्यान नहीं है, जबकि वो बेफजूल के मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। कांग्रेस का आरोप बिना सूचित किए लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनमानस महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से दिन दुगनी रात चार गुनी गति से बढ़ रहे हैं, इससे अन्य खाद्य सामग्रियों के भी दाम बढ़ेंगे और महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पहले से ही पड़ रही थी। अब जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बिना सरकार की घोषणा के बावजूद जो है रात के 12 बजे बढ़े जा रहे हैं, जब लोग सवेरे उठते हैं तो उन्हें बढ़े हुए दामों का सामना करना पड़ता है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश की लोकसभा में पश्चिम एशिया की गतिविधियों पर चर्चा कराना चाहते थे, तब भाजपा के लोग उनका मखौल उड़ाने का काम कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसे ही बंगाल के चुनाव जीतेंगे डीजल और पेट्रोल के दाम ये सरकार बढ़ाएगी और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। मात्र 10 दिनों के अंदर आप देख लीजिए जिस तरीके से 4 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो ये तो आने वाले समय में कहाँ दाम पहुंचेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा वर्तमान समय में विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो हालात बने हुए हैं, मोदी लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि देश को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा वर्तमान समय में विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि देश में आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वैश्विक स्तर पर हालात सामान्य होंगे, कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। तो खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध को भी उन्होंने बड़ी वजह बताया और कहा कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शांति बहाल होगी, पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर खाड़ी देशों का जो
आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि रामनगर से देहरादून के लिए बहुत जल्द नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसके उद्घाटन में केंद्रीय रेल मंत्री भी शामिल होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री के सामने दिल्ली रामनगर सुपरफास्ट ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाने जैसी अहम मांगे रखी जाएंगी। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में सीधे जोड़ने के लिए अपकड़ी मार्ग का निर्माण उनकी अगली बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट पार्क के परमिट शुल्क की समीक्षा करने का भी भरोसा दिया। कॉर्बेट पार्क के परमिट शुल्क की होगी समीक्षा। रामनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। समीक्षा करने का भरोसा भी दिलाया गया है। देहरादून ट्रेन का जल्द उद्घाटन होगा। रामनगर के विकास को एक नई रफ्तार मिल सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट पार्क के परमिट शुल्क की समीक्षा करने का भी भरोसा यहां पर दिलाया गया। हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसमें और जितनी सहूलियतें हमें जनता को देनी है उस सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों ने रामनगर में विकास को और गति देने के लिए बहुत सारी मांगे की हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है, रेलवे स्टेशन के ऊपर फुट ओवर ब्रिज बनाने की भी बात की है और कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है। तो उन सबको हम लोगों ने नोट भी किया है और बड़ी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो रामनगर से देहरादून के लिए ट्रेन चलने वाली है उसके उद्घाटन के लिए स्वयं रेल मंत्री जी भी आने वाले हैं, तो उस दिन ये सारी मांगें उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूरसंचार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं। वहीं राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जिसकी वजह से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के निचले इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका है। हालांकि 28 मई से मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी करा है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। हमारे साथ सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी है हमारे देहरादून से। स्मिता, देखिए, बात अगर मैदानी इलाकों की करें तो वहां पर तो पारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पहाड़ों पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अब जो गर्मी है वो अपने चरम पर पहुंच रही है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान जो है वो 37 डिग्री तक आ गया है। अगर हम इसके विपरीत अगर हम पहाड़ों की बात करें, देखिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर लोगों को ठंडक महसूस होती है, पहाड़ों पर गर्मी कम होती है, लेकिन पहाड़ों में भी अब स्थितियां जो है वो मैदानी इलाकों जैसी हो गई है, जहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान जो है वो गर्मी वहाँ पड़ने लगी है। तो पहाड़ भी अब ठंडे नहीं है और लगातार वहाँ भी जो है तापमान बढ़ता जा
रहा है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि 25 से 27 मई तक जो है वो लू का और हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। खासतौर से मैदानी जनपदों में जो लोग हैं, मैदानी क्षेत्र जो है, वहां पर लोगों को खास अपना ध्यान रखने की जरूरत है और बिना वजह अनावश्यक कार्य से दोपहर के समय लोग अपने घरों से ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी या ORS का घोल लेकर निकले, साथ ही अपने सर पर वो कपड़ा रख के निकले ताकि वो अपने आप को बचा सके धूप से। तो इस तरह की प्रिकॉशंस के साथ ही वो निकले और अगर जरूरी ना हो तो वो अपने घरों में ही रहें। जी बिल्कुल स्मिता चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मसूरी के कैमल्स बैक रोड के जंगलों में देर शाम अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से इस आग ने देखते ही देखते बेहद विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा जलकर राख हो गया और पास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। मसूरी के DFO अमित कुंवर ने आशंका जताई है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो जंगलों के आसपास जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने जैसी लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि गर्मियों में एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। वहीं चमोली के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में नहाने के दौरान एक हादसा हो गया, जहां 15 साल की एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। किशोरी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, GDRF और स्थानीय युवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद किशोरी को नदी से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। दूसरे दिन यमुनोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां यमुना के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मां यमुना के पूरे विधि विधान से पूजा की, देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इससे पहले उन्होंने बीजापुर अतिथि गृह में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ आगामी SIR को लेकर चर्चा की और इस काम को सफल बनाने के लिए BLO से पूरा सहयोग करने की अपील की। ज्ञानेश कुमार ने किए यमुनोत्री धाम के दर्शन, मां यमुना की पूजा अर्चना भी की, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की और उत्तरकाशी भ्रमण के दूसरे दिन वो यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। देश की खुशहाली के लिए यहां पर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। भाई गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा पूरी आस्था और शानदार व्यवस्थाओं के साथ जारी है। कपाट खुलने के बाद से अब तक रिकॉर्ड 7,44,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए रूट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और रास्तों पर पुलिस बल की पुख्ता तैनाती की है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरा तरह मुस्तैद है, जहां अब तक 1,91,000 से अधिक यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग हो चुकी है। प्रशासन की इन कोशिशों से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित बन गई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे तकरीबन 7,44,000 से अधिक श्रद्धालु। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री, क्योंकि बता दें आपको कि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और तीर्थ स्थलों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। और एक दिन में तकरीबन हजारों लोग, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।